तो नेक्स्ट जो डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ये जो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की इफिशियंसी को अफेक्ट करते हैं या उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो जो भी हमने ये पूरी बीपीए पढ़ा था, बीपीए में जो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स थे, उन डिफरेंट पैरामीटर्स का किस किस तरीके से बीपीए के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, ये डिस्कशन करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज नंबर ऑफ हिडन नोड्स। नंबर ऑफ हिडन नोड्स मींस, अगर जो है ना ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, सपोज देयर आर 2 आउटपुट एंड 3 इनपुट, तो ये जो नंबर ऑफ हिडन नोड्स हैं, अगर ये नंबर ऑफ हिडन नोड्स ज्यादा होंगे, तो जब यहाँ से आपके, मैं हिडन लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये हिडन नोड और हिडन लेयर, एक्चुअली ये दोनों ही इफेक्ट तो दोनों का पड़ेगा, हिडन लेयर का भी और हिडन न्यूरॉन्स का भी। इन नोड को अगर आप दूसरे टर्म्स में मान लो कि न्यूरॉन्स भी कह सकते हो, तो जितने हिडन न्यूरॉन्स होंगे या फिर जितने हिडन लेयर्स होंगे, इन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। और इनका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा, अगर जो है ना नंबर ऑफ हिडन नोड्स या नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। अब तो हमने कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग बता सकते हो। अगर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज करें या नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करें, तो इसका इफेक्ट, इतना तो आपको यार आइडिया हो जाना चाहिए कि कैलकुलेशंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। यस सर। चाहे नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करें या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज करें, सो द कैलकुलेशन विल इंक्रीज। इफ कैलकुलेशन विल इंक्रीज, इट मींस जब हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो द मेमोरी डिमांड विल इंक्रीज। ये जो मेमोरी डिमांड है दिस विल इंक्रीज। मेमोरी डिमांड इंक्रीज करेगी मींस जो प्रोग्राम है उसकी जो स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड, वो क्या हो जाएगी, स्लो। तो हमको या किसी भी प्रोग्रामर को ये नहीं करना कि प्रोग्राम की कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो जाए और जो मेमोरी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए जो नंबर ऑफ हिडन नोड्स को सिलेक्ट करना है, दोज शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट दे विल रिक्वायर मिनिमम मेमोरी। ठीक है, एंड देन अगर यही है तो आपको हर चीज जो है ना, जो फर्स्ट पॉइंट था एल्गोरिथम का, इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट तो यही था ना कि इनिशियलाइज पैरामीटर्स। तो जब आप पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करोगे तो इन सबको फिर किसी का मन करेगा कि पैरामीटर्स ज्यादा इनिशियलाइज कर दें, किसी का मन करेगा कम इनिशियलाइज कर दें, या कोई कहेगा कि हम इसको एक हिडन लेयर से सॉल्व करेंगे, कोई कहेगा 2 हिडन लेयर से सॉल्व करेंगे। तो इसका कोई ना कोई एक फिक्स फॉर्मूला या कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे 2 फॉर्मूले गिवन है, वन इज गिवन बाय मीरचंदानी एंड अदर इज गिवन बाय हुआंग। सो अकॉर्डिंग टू मीरचंदानी, दैट नंबर ऑफ सेपरेबल रीजन्स इन द इनपुट स्पेस is a function of hidden nodes। कितने hidden nodes हैं, so that h will be m minus 1। तो जो नंबर ऑफ सेपरेबल रीजन्स इन इनपुट स्पेस, ये अगर m है तो h will be m minus 1। एक तो ये डिसीजन हो गया कि हिडन नोड्स कितने होंगे, और दूसरी, if there are k learning elements in the set then h can be written as, या h की वैल्यू जो है ना that will be k minus 1। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पर आप h की वैल्यू या नंबर ऑफ हिडन नोड फिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज है मोमेंटम फैक्टर। मोमेंटम फैक्टर जब हम एरर कैलकुलेट करते थे, तो एरर कैलकुलेट में जो जब हमने वेट अपडेट किया था, वेट अपडेट करने से पहले एरर करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट, एक
एरर करेक्शन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था? याद आ रहा है कि एरर करेक्शन फैक्टर, या जो है ना, इसको अगर हम कहें तो जो है आपने अपडेट किया था कि न्यू वेट दिस विल बी इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस दिस फैक्टर, इसी तरीके से अपडेट किया था। हाँ ना, कुछ बोलते चलो, मुझे पता रहेगा कि हाँ आप सुन रहे हो। यस सर। और ये फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था। इसी के साथ इसमें एक टर्म और ऐड होता है जो है ना, अगर हमें अपडेट करना है, क्योंकि जब आपने कोई एल्गोरिथम बनाई है, एल्गोरिथम में आप कोई भी चीज चेंज करके ड्यूरिंग द स्टेप, तो आप ये कहोगे कि एल्गोरिथम के स्टेप अलग अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो जो वेट अपडेशन रूल है, इसी में एक टर्म ऐड होता है मोमेंटम फैक्टर। अगर मोमेंटम फैक्टर भी न्यू वेट अपडेट में अगर हम मोमेंटम फैक्टर भी ऐड कर दें, उस प्रॉब्लम में हमने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मोमेंटम फैक्टर कंसीडर नहीं किया था जो हमने सॉल्व किया था। बट अगर उसको और कॉम्प्लिकेटेड करना है, क्योंकि अभी जब हम बाय हैंड सॉल्व कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम को इजी रखना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, और जब हम उसे कंप्यूटराइज्ड या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मैटलैब से कैलकुलेट करेंगे, तब हम प्रॉब्लम को क्या करना चाहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जिससे उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो जो मोमेंटम फैक्टर है वो हमने निग्लेक्ट कर किया था उस प्रॉब्लम में। बट अगर मोमेंटम फैक्टर इंक्लूड करते हैं तब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, that it has a significant role in deciding the value of learning rate that will produce rapid learning। और ये डिसाइड क्या करता है, इट डिटरमाइंस द स्टेप साइज ऑफ चेंज इन वेट और बायस। स्टेप साइज कैसे, अगर मोमेंटम फैक्टर कम हुआ, मैं सपोज कीजिए कि अभी मैं जो एरर करेक्शन फैक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए अगर निग्लेक्ट करूं, तो न्यू वेट सपोज ओल्ड वेट इज 2 और जो मोमेंटम फैक्टर इज 0.5, तो जो न्यू वेट है वो कितना हो गया, न्यू वेट की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। और अगर हमने इस 2.5 की जगह 0.3 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.3। अगर इसे हमने 0.1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1। सो अब अगर आप देखोगे कि इनिशियली अगर वेट 2 था, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस मोमेंटम फैक्टर ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2.1 या 2.3 या 2.5। तो अगर हमने इसको 0.1 लिया तो ये वेट पहले जो 2 था वो 2.1 जाएगा, या फिर 2.3 जाएगा, या फिर 2.5 जाएगा। तो चेंज डिसाइड कर रहा है कि दैट चेंज विल बी ऑफ 0.1 और 0.3 और 0.5। अभी इस पूरे केस में मैंने इसको एरर करेक्शन फैक्टर को निग्लेक्ट कर दिया है। बट अगर एरर करेक्शन फैक्टर भी होता है तब भी एज पर द वैल्यू ऑफ एरर करेक्शन फैक्टर, यहाँ पर जो ये स्टेप साइज है, स्टेप साइज ऑफ चेंज इन वेट, वो डिसाइड होगा विद द वैल्यू ऑफ दिस मोमेंटम फैक्टर। और अगर हम दोनों को कंसीडर करें तो कंबाइंडली ये कह सकते हैं कि द न्यू वेट और स्टेप साइज ऑफ चेंज इन वेट विल डिपेंड ऑन दिस मोमेंटम फैक्टर एंड एरर करेक्शन फैक्टर, दोनों ही कह सकते हैं। सो देन इसका इफेक्ट क्या है, इफ इट इज 0 smoothing is minimum, if it is 1 so new adjustment is ignored, and इसकी जो वैल्यू है that should be between 0 to 1 and its most suitable value found to be 0.9। ये प्रीवियस एल्गोरिथम जिनने सॉल्व किया है जिसने भी, और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दैट मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम फैक्टर इज 0.9। देन नेक्स्ट जो था, जब हमने इनिशियलाइज किया था पैरामीटर्स, तो हमने एक वेट मैट्रिक्स इनिशियलाइज किया था कुछ इस तरीके से, यहाँ 3x3 का वेट मैट्रिक्स इनिशियलाइज किया था। तो इनके जो वेट के इनिशियलाइजेशन के बेसिस पर जब हम फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे थे तो हिडन लेयर पर इनपुट आ रहा था
और बेस्ड ऑन दैट इनपुट आउटपुट डिसाइड हो रहा था, यही प्रोसेस थे। तो इट मींस ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन दिस वेट। तो जो इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस वेट, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ this algorithm. So initially, before training the network, weight of the network assigned to small random uniform value. अब एक काम क्या कर सकते थे, जैसे अभी हमने किसी की वैल्यू 0.2 ली, 0.3 या 0.5, कोई ये भी कह सकता है कि सर मैं सब कोई 0.2 या 0.1 ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मन है ना, जब आपको इनिशियलाइज करना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। So if all weight start out with equal value, then there is a major chance of bad solution. तो यानी आपको इक्वल वैल्यूज नहीं लेनी है, वेरिएशन होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ वेट में। Similarly, if initial random uniform weights are not uniform between 0 to 1, then there are chances of stuck in global minima. अच्छा, ये global minima का अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये हमने एक उस दिन इस तरीके से पढ़ा था कि ये 3 डायमेंशनल वैल्यू है। ये अगर इनिशियली इस पोजीशन पर है तो धीरे धीरे ये मूव कैसे करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट एरर क्या हो, कम से कम हो। तो अगर सपोज कीजिए किसी टाइम पर वेट की वैल्यू कलेक्ट, और ये डाउनवर्ड मींस जब आप यहाँ जाओगे ना, ये जो इसका ये एरिया है, ये वाला पार्ट, ये मिनिमम होता है। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये एरिया कम होता जाएगा, मींस एरर विल बी मिनिमम, ये जो सरफेस एरिया है। तो अगर किसी टाइम पर ये वैल्यू जो है ना इस पॉइंट पर है, एरर जो है, फिर क्या करेंगे, अगर ये मान लीजिए इसके बाद विद नेक्स्ट अपडेट ऑफ वेट अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर क्या होगा, इट मींस एरर कम हो रही है। या फिर ये अपवर्ड जा रहा है तो एरर क्या हो रही है, एरर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब क्या हुआ कि जब हम वेट की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम कौन सा आएगा कि ये इस पॉइंट पे जाएगा। अगर मैं या इसको इस डायरेक्शन में अगर मैंने इसको वेट माना, तो फिर हम और अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो पहले तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाए, और उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट करोगे। तो जो ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये इधर उधर कहीं ना कहीं इस तरीके से वाइब्रेट हो सकता है, या फिर किसी एक पोजीशन पर फिक्स ना होके ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। सो इसलिए ये जो वेट की जो वैल्यू है ना, ये सिलेक्ट करना जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि इनको हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। और इसका इफेक्ट क्या है कि लर्निंग ऑफ नेटवर्क इज वेरी स्लो इफ इनिशियल वेट फॉल्स फॉर फ्रॉम ग्लोबल मिनिमा। अभी तो हमने ये वाली जो सरफेस ली, ये कुछ इस तरीके से ली। अगर मैं इसी सरफेस को कुछ इस तरीके से ले लूं तो क्या होगा कि ये जो है ना, इसका ग्लोबल मिनिमा तो इस पॉइंट पे, पर ये इसकी वजह क्या हो सकता है, ये यहीं पर फिक्स हो जाए। अगर हमने वेट की वैल्यू कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर ली कि ये यहाँ पर वैल्यू दे दे मिनिमम। सो अगर वेट की जो वेट हमने इस तरीके से सिलेक्ट किए कि जो एरर दे वो इसके ग्लोबल मिनिमा से फार अवे है, तो आपको ये ग्लोबल मिनिमा में न जाके लोकल मिनिमा में इसका सॉल्यूशन ट्रैप हो सकता है। सो और ये इसको क्या लगेगा, जिसने यहाँ तक एक्सप्लोर नहीं किया, वो ये क्या, उसे क्या वैल्यू फील होगी कि यही मिनिमम है, इसके आगे और कोई मिनिमम है ही नहीं। सो द लर्निंग ऑफ नेटवर्क इज वेरी स्लो इफ इनिशियल वेट्स fall from global minima of the error plot, as an error of network is a function of weight of the network. And so to get faster learning of network, initial weight of neural network should fall nearer to ग्लोबल मिनिमा ऑफ एरर प्लॉट। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोबल मिनिमा के आसपास के ही वेट सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि जो एरर प्लॉट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वेट। ये पॉइंट याद रखो, दैट ये दिस वन, एरर ऑफ नेटवर्क इज अ फंक्शन ऑफ वेट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, देन
फिर इसको जो है ना, इसके वेट के इफेक्ट को और स्टडी करने के लिए ये स्टडी किया गया कि जो है ना, जिन जिन लोगों ने इसको और कंटिन्यूअस इटरेशन, एक ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि सर बार बार अगर हम जो है ना इटरेशन बढ़ाते जाए या इपोच इंक्रीज करते जाएं तो एरर कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, ये जब इसकी स्टडी क्या है कि आप अगर कंटिन्यूअस जो है ना इसको ट्रेनिंग करते हो, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग beyond a certain low error, then it will result in undesirable drift। और उस केस में क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप दोबारा से ही इनिशियलाइज करके ट्रेन कर लो, दोबारा से वेट इनिशियलाइज करो। और मींस क्या है, क्योंकि आपको एरर की वैल्यू आप चाहोगे और हम एरर कम करते जाएं और कम करते जाएं, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, और ये कह सकते हैं कि दैट विल रिजल्ट इन unnecessary wastage of resources। So it is suggested that randomly initialize weights again and then start the process separately। Then ये है cumulative weight adjustment versus incremental updating। ये वेट एडजस्टमेंट की दो प्रोसेस है कि आप जो है ना किस तरीके से वेट अपडेट कर रहे हैं। That error, this technique is based on a single pattern error detection। Single pattern error detection in which it requires a small adjustment of weight which follow each training pattern in training data। आप वेट को क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हो हर बार, जब भी चाहे हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन में जब भी मूव करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब वेट को अपडेट कर रहे हैं। अब वेट अपडेट करने की टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, दैट मे बी cumulative वेट और इंक्रीमेंटल। सो the technique of adjusting of weight at every step when pattern applied to a network is called incremental updating। means आप हर एक स्टेप पर अपडेट कर रहे हैं। और the error back propagation or gradient descent technique, this is another method। This is also implemented in gradient descent minimization of the overall error function, जिसको हमने अप्लाई किया था। So this scheme is all known as cumulative weight adjustment, and जो error जो इसकी calculate करते हैं, that error is calculated as this by this formula, E is equal to 1/2 that summation of, ये D है, जो D क्या है, डिजायर्ड आउटपुट दिया, जिसको हमने अपने एनालिसिस में टारगेट से कंसिडर किया था, टारगेट। सो D फॉर डिजायर्ड आउटपुट और टारगेट वैल्यू, और O फॉर आउटपुट। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स ब्रिंग सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन, पर ये चेक करना है कि अगर हम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं तो कौन सी वैल्यू या कौन सा मेथड बेटर रिजल्ट देगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टीपनेस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन डेल्टा। इसमें आप अगर देखोगे तो सिग्मोइड फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फैक्टर कॉल्ड स्टीपनेस फैक्टर, जो and derivative of activation function serves as a multiple factors in building error signal। ये स्टीपनेस फैक्टर, ये देखो यहाँ पर, ये जो आपको शो हो रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है ये वाला, इसकी स्टीपनेस क्या है, सबसे ज्यादा है। ये यहाँ लिखा ना लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्टीपनेस इस फंक्शन की इंक्रीज होती है। सो व्हेन वी यूज द लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा, then we get a similar result when we use large learning constant। जो हमने learning constant यहाँ पर अगर हमने ईटा, ये ईटा लिखा हुआ है, बट हमने जो सॉल्व किया है वहां पे हमने इसके लर्निंग को, इसको हमने किस तरीके से लिया है, अल्फा। ठीक है। देन learning constant, if we will use a larger value of a learning constant, then network takes wider steps to reach ग्लोबल मिनिमा और एरर प्लॉट। जो मैं अभी इस तरीके से एग्जांपल बता रहा था आपको
कि अगर 0.2 का डिफरेंस है तो ये पहले एक स्टेप यहाँ रखेगा, दूसरा स्टेप यहाँ रखेगा, तीसरा स्टेप यहाँ रखेगा। और अगर इसकी वैल्यू कम लेंगे तो इसकी अगर लर्निंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सपोज इसकी मूवमेंट हम इस तरीके से शो करें इस प्लॉट में, अगर लर्निंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, मींस छोटे छोटे स्टेप्स लेगा। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये बड़े बड़े स्टेप्स लेगा, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी। तो जो बेटर सर्च किस केस में होगी, जब इसके वैल्यू कम है, क्योंकि आप एक कोई भी स्टेप्स छोड़ नहीं रहे। अगर आपसे कहा जाए कि मैं सर्च की बात करूं, अगर यहाँ किसी भी आप किसी रूम में बात करते हैं कि कोई कोई आपको आइटम सर्च करना है, अगर रूम में इस तरीके से है, ये एक रूम है, एक टेबल, 2 3 4 5 टेबल इस तरीके से और 5 टेबल इस तरीके से अगर लगी है, और आपसे कहा जाए कि अगर आपका स्टेप साइज 2 है तो आप पहले क्या करोगे, पहले इस पर देखोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, एक दो छोड़ के फिर इस पर देखोगे, फिर एक दो छोड़ के फिर इस पर चेक करोगे, फिर एक दो छोड़ के इस पर चेक करोगे। यानी आपने टोटल कितने चेक किए, 1 2 3 4 टेबल्स चेक की। और आपने कहा कि सर वो, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है कि इन 4 पे पता नहीं मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, मान लो इस 10 टेबल्स में से किसी एक टेबल पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है और आपका स्टेप साइज अगर 2 है कि आपने 2 छोड़ के तीसरे पे चेक करना है, तो ये भी हो सकती है कि वो ऑब्जेक्ट आपको मिले भी या फिर नहीं मिले। अगर यही आपसे कहा जाए कि आपको हर एक को चेक करना है, तो यानी आप इसको भी चेक करोगे, इसको भी करोगे, इसे भी करोगे, इसको भी, तो स्टेप साइज आपका कम होगा, ऑब्जेक्ट के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बट टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम टेकन इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसा ही कुछ कुछ इफेक्ट है इसका लर्निंग कांस्टेंट का। अगर लर्निंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो स्टेप साइज इसका ज्यादा होगा, जो सॉल्यूशन है उसकी जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होगी। सो इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू लार्जर वैल्यू ऑफ ईटा या लर्निंग कांस्टेंट, देयर इज अ चांस ऑफ मिसिंग ग्लोबल मिनिमा। हो सकता है कि आपसे जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया ना कि आप उस ऑब्जेक्ट के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। सिमिलरली इफ यू यूज स्मॉलर वैल्यू देन आवर नेटवर्क टेक शॉर्टर स्टेप्स टू रीच ग्लोबल मिनिमा, बट जो है ना इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सो टू ओवरकम दिस सिचुएशन वेट ऑफ नेटवर्क आर न्यूली इनिशियलाइज। अगर मान लो बाई चांस कहीं लगता है तो फिर से आप रीस्टार्ट कर दो प्रॉब्लम को, वो एक बेटर सॉल्यूशन है। देन ये वही मोमेंटम मेथड है जो अभी हमने आपको बताया था। ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट यहाँ डेवलप किया, ये एक तो इस वेबसाइट से डेवलप्ड है, और जो एक आपके सब्जेक्ट की जो बुक मेंशन है राजशेखरन वाले। सर कॉलेज से कोर्स लेके आए थे पर इसकी तो कोई बुक ही नहीं मिली इस सब्जेक्ट की। आपने मुझसे नहीं ली होगी, क्या नाम है, ये शायद बुक बैंक में नहीं मिली आपको क्या? नहीं सर, बुक बैंक में नहीं मिली। फिर तो अगर बुक बैंक में नहीं मिली है